हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर जो कि बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में और फोर्स के बारे में और फोर्सेस का वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि होगा चार्जेस का फील्ड। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, एक कॉम ली, उस कॉम को आपने हेयर के ऊपर रब करा तो आपने देखा कि उसने एक पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। उसने पीस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट किया ये देखते हैं। जैसे ये कॉम है, आपने इसको हेयर में रब करा, इसके सामने पीस ऑफ पेपर रख दिया। अब ये मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज, ये कॉम्ब है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये सामने पीस ऑफ पेपर है, आप इसके पास लेके जाते हो। अब एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद ये इसको अट्रैक्ट करता है। अब मान लो मेरे पास एक कॉम्ब है, मैंने इसको यहां पे रब करा और सामने पीस ऑफ पेपर है। आप सबने ये एक्टिविटी करी हुई होगी। जैसे मैं इसके पास लेके गया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो यहां से, तो ये जो इतना सा गैप है, ये गैप यहां पे आते ही इसने इस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, ये इसके साथ चिपक गया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसके चारों तरफ, कोई भी चारों तरफ, ये मान लो कोई चार्ज है, मान लो ये क्यू है, इस क्यू के ऊपर चारों तरफ ये क्या है, इसका फील्ड है। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाने के बाद ऐसा होता है ना, ऐसा तो नहीं है मान लो आपने सिर पे यहां पे कॉम रब करा और यहां कागज है, यहां से ऐसे करा, इसको अट्रैक्ट कर गया, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस उसके रीजन को डिफाइन करता है। कहने का मतलब है, हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक मोबाइल फोन का टावर है, ठीक है, ये एक टावर है किसी भी फोन का, इसकी कोई ना कोई रेंज होती होगी। मान लो ये इसकी रेंज है, ये इसका रेडियस है मान लो 3 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल 3 किलोमीटर का रेडियस ले लेते हैं। ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है। आपका मोबाइल फोन, इसके अंदर जो सिग्नल आता है, जो आप नेटवर्क बोलते हो, ये ऐसे डंडे बने होते हैं, ठीक है, ये वाला नेटवर्क, जब आप इसके अंदर जाओगे, मतलब इसके रेंज के अंदर आओगे, तब इसके अंदर क्या होगा, फुल सिग्नल शो करेगा। जैसे ही आप इससे बाहर जाओगे तो क्या होगा, नेटवर्क खाली, नहीं है नेटवर्क वहां पे। तो कहने का मतलब है आप इसके फील्ड से बाहर हो। समझ में आ गया। समटाइम्स ऐसा होता है ना, रेंज नहीं है फोन के अंदर। रेंज का मतलब क्या होता है, आपके फोन में कोई एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी टावर से आ रही है और आप उस टावर की एनर्जी की रेंज से बाहर हैं, इसको बोलते हैं फील्ड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थिंग इसके अंदर क्या होती है, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किसी भी चार्ज का एक ऐसा फील्ड जिसके रीजन में आने से हमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा, उसको फील्ड बोलते हैं। देखो कैसे, हमारे पास कोई भी एक चार्ज है Q, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसके सामने Q नॉट है, इसको बोल दोगे टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका फील्ड क्या होता है, वीक होता है। हमें इसका फील्ड पता लगाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले ये देख लो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। कौन सा फोर्स, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव होते हैं या फिर रिपल्सिव होते हैं। अब जैसे मान लो, इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, हमें इसका फील्ड पता लगाना है। इसके सामने टेस्ट चार्ज लेके आए। अब ये टेस्ट चार्ज क्या चीज होती है, ये टेस्ट चार्ज एक टेस्टर की तरह होता है। जैसे मान लो हमारे घर पे अगर हमने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो इलेक्ट्रिशियन आया, आपके घर में कोई वायरिंग का फॉल्ट आ गया, तो आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो आकर के क्या करता है, उसके पास एक स्क्रू ड्राइवर की तरह एक टेस्टर होता है, पेचकस जैसा। वो क्या करेगा, पॉकेट से निकालेगा और वायर के साथ टच कर करके देखता है। जिस वायर के साथ उसने टच किया,
अगर उस वायर में करंट होगा तो वो टेस्टर ऑन हो जाएगा, अगर वो ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब उस वायर में करंट नहीं है। तो मतलब क्या है, वो टेस्टर हमें इंडिकेशन देता है कि किस वायर में करंट है या नहीं है। तो अगर वो टेस्टर पहले से ऑन होता, अगर उसका बल्ब ऑन ही होता, तो हमें कैसे पता चलता कि उस वायर में करंट है या नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, ना के बराबर। सिर्फ उतनी एनर्जी होगी कि वो बाहर वाली एनर्जी को गेन करेगा, वो बल्ब ऑन हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम थिंग इज हियर। ये चार्ज उस टेस्टर की तरह है, फिर ये क्या करता है, हम इसको उठा करके ना, इसको पकड़ के इसके पास लेके आते हैं। हमें इसकी रेंज पता करनी है ना। मान लो यहां तक है, ये इसकी रेंज है, हम इसको लेके आ रहे हैं। यहां पे आते ही आपको फील हुआ ये चार्ज दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है। अट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो तो हम पोलैरिटी कौन सी लेते हैं। अगर ये रिपेल हो रहा है, ठीक है, ये रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने यहां क्या किया, फोर्स फील किया। समझ में आ गया? फोर्स फील किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स बाय चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। अब देखो, फोर्स फील किसने करा, क्यू नॉट ने, बट ये फील्ड किसका है, क्यू का। समझ में आ गया? इसका फील्ड है। फील्ड का मतलब रीजन होता है, किस चार्ज का कितना रीजन है, कितनी दूर तक उसका चार्ज अपने फोर्स को फैला सकता है, उसका इफेक्ट दे सकता है। इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा देंगे। दूसरा, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, ये इसके एसआई यूनिट है, न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इसकी डायरेक्शन। क्लियर है? दूसरी बात इसके अंदर आती है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी और चार्ज को इंसर्ट करवाते हैं, जैसे मान लो एक चार्ज है मेरे पास Q, ठीक है, ये Q चार्ज है, इसका फील्ड तो फैला हुआ होगा ना। अगर इसके अंदर कोई और चार्ज पार्टिकल एंटर करवा दूं, मान लो मैं इसके अंदर प्रोटॉन एंटर करवा दूं, इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दूं, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब टॉपिक का नाम हम डाल सकते हैं, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और ध्यान रखना, इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है, ये इसका ये फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक है। ये एरो जो है बाहर की तरफ निकाले हैं मैंने, इसका मतलब इसका साइन कैसा है, प्लस का। ये ड्रॉ करने के लिए समटाइम्स आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको लाइंस बोलते हैं, ये हमारा अलग से टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे ये भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर पॉजिटिव साइन है तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। अगर नेगेटिव साइन है चार्ज का, -q है, तो ये लाइंस अंदर की तरफ कर दोगे, इसको बोल देते हैं रेडियली इनवर्ड। ये नाम याद रखना बस, रेडियली इनवर्ड। ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड। ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज कौन सा होता है, जिसके डायमेंशन नहीं होते। अब ये ऐसे है, ये डॉट की तरह है, इस तरह से हमें इसको समझना है ना, तो मैंने इसको बड़ा करके बना दिया, ये बड़ा बना दिया इसको। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लुक कैसा होता है, दिखता कैसा है ये। अब देखो, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें तो ऐसा दिख रहा है ना, ये चक्कर जैसा दिख रहा है, बट इसके बैक साइड भी होगा। जैसे मान लो एक बल्ब होता है, बल्ब, कोई भी बल्ब ले लो आप, स्फेरिकल शेप का है, ये बल्ब है, इसमें से लाइट कैसे निकलेगी, इधर तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ, इधर, ऊपर, नीचे, चारों तरफ जा रही है ना। अब क्या करो, एक कैरी बैग ले लो, उस कैरी बैग को इसके ऊपर डाल दो, इस तरह से। जैसे लैंप होता है घर के बाहर, तो उसमें से लाइट कैसी निकलती है, स्फीयर शेप में निकलती है ना। सिमिलरली ये एक पॉइंट सोर्स है, इसमें से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो कैसी निकल रही हैं, स्फेरिकल इन शेप। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेडियली वर्ड यूज करा है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर स्फीयर बना दूं तो ये रेडियस के अलोंग हो जाएगा सब कुछ, इसलिए ये रेडियली वर्ड यूज करते हैं, रेडियली इनवर्ड, पॉजिटिव के लिए बाहर, नेगेटिव के लिए अंदर। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट, इसका ये फील्ड है ना,
इसका खुद का फील्ड है, तो इसके ऊपर इस फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका खुद का फील्ड उसको खुद को इंपैक्ट नहीं कर सकता। अगर इस फील्ड के अंदर मैं एक और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन उसको मैं अंदर इंजेक्ट करता हूं तो क्या होगा, वो उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेगा। अब देखते हैं कैसे फोर्स एक्ट करेगा। टॉपिक बना सकते हैं हम लोग इसको कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो कि चार्ज है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां से कहां जाता है, प्लस से माइनस, तो ये प्लस होगा। यहां पे मैंने एक दीवार बना दी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई तो डिवाइस जनरेट करता होगा ना। इसको जनरेट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज कर लेते हैं। एक बार कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो पंखे में लगा होता है, गोल गोल सिलेंड्रिकल शेप का, इस तरह से। कभी फैन में देखा होगा आपने, इस तरह से फैन में लगता है, व्हाइट से कलर का। पानी वाली मोटर होती है उसमें भी लगता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ये, ठीक है। तो एक बार याद रखो, ये कैपेसिटर लगा दिया मैंने यहाँ पे, जस्ट किस लिए, आपको ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड देता है, कैपेसिटर क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। हमने यहाँ प्रोड्यूस करा दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको शो करके दिखा दिया, ये लाइन जो लग रही है इसके अंदर, मैंने क्या करा, इसमें एक प्लस का चार्ज रखा, ठीक है, प्लस का क्यू रख दिया। अब ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये प्लस उधर जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, एफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। एक बार फॉर्मूला देखो, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये फोर्स फील करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, तो कितना लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा। कहां जाएगा ये, उधर। अब मैंने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करवा दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी तरफ आएगा इधर। तो यहां फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, और फोर्स माइनस है तो माइनस का साइन लगा देते हैं, ये वेक्टर सिंबल लगा दिया इसके ऊपर। क्लियर हुआ। तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जाएगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव। क्यों, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। जनरल प्रॉपर्टी है हमारी ये, कौन सी, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है, ओके। ये छोटी छोटी चीजें मिल करके ना आगे बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। अब आपसे एक चीज और पूछी जाती है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल यहां पे है, कोई भी एक ले लेते हैं, मान लो पॉजिटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव कहां जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिव क्या है, पार्टिकल है बच्चों, क्या है ये, पार्टिकल। इसका कोई ना कोई मास होगा, वो मास कितना है, m है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, देखो फोर्स फील कितना कर रहा है, Q इंटू ई कर रहा है। फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्लास 9th में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ठीक है। 1 और 2 को क्या करो, कंपेयर कर लो। 1 इज इक्वल्स टू 2 कर दिया। अब इस ma को यहां पुट कर दो, m इंटू ए क्यू इंटू ई, एक्सेलरेशन कितना आ गया, क्यू ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो समझ में आ गया। अब इसका फायदा क्या है हमें, अब मान लो तुम्हें अलग अलग प्रॉब्लम दे दी गई, ठीक है, कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलम। आपको पूछ लेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्लियर है, इसको नोट कर लेना, साथ के साथ नोटबुक बना लेना। एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, इस फॉर्मूला के ऊपर हमने कितने फॉर्मूले पढ़ी है, 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाय चार्ज, दूसरा फॉर्मूला
एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू QE बाई एम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये बहुत यूज होगा, बार बार यूज होगा ये फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला भी बार बार यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सेलरेशन कितना रहता है। तो आगे जाकर के करंट जो डायनामिक पढ़ेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जाकर के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पूछी जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कंडक्टर के अंदर मूव कैसे करेगा। तो वहां पे उसकी मूवमेंट का मतलब आ गया मोशन। मोशन जहां पे आ गया वहां पे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट आ गए सारे के सारे, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। मैंने बोला आपको कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा आपके दिमाग में, सीधा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, आंसर लिखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, QE बाय एम होता है। फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला के अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स के नाम याद रखने हैं। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, यहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहां पे आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, समझ में आ गया। अब यहां पे E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और M का मतलब क्या होता है, मास। मास किसका, मैंने इलेक्ट्रॉन बोला ना, तो ये मास ऑफ पार्टिकल है। जो पार्टिकल आप एंटर करवा रहे हो ना, उसका मास माना जाएगा। मास ऑफ इंजेक्टेड पार्टिकल, क्लियर, मास ऑफ इंजेक्टेड पार्टिकल। अब मैंने क्या चीज इंजेक्ट करी है, इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 10⁻⁻31 kg। रट्टा मार लो इसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब जैसे Q का मतलब होता है चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्लास 10th से पढ़ रहे हो आप इसको, E से रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। M हो गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये कौन सा है, अप्लाइड, जो आपने अप्लाई किया है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, Q कितना है 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्वेश्चन को देखो, यूनिट याद रखनी है। न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यूनिट याद नहीं रहते हमें। यूनिट ध्यान रखोगे तब आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आपको दिया क्या हुआ है, 10 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय m, 9.1 10⁻⁻31। इसको ऊपर ले जाओ। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम आती हो तो सबसे पहले ना 10 की पावर को सोल्व करना है। ये 10⁻⁻31 है, इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाय 9.1। सोल्व कर लो इसको। 10 की पावर 1 है और 31 है, 32। 10⁻32, 32 और 19 माइनस कर लो, कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻32 माइनस 19 डिवाइड बाय 9.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 16/91 कितना हो गया, ये माइनस करके 16/91 इंटू 10⁻³ एंड 1 13। ठीक है, 16/19 इंटू 10⁻13। इसको सॉल्व कर लो कैंसिल करके। ये देखो, ये सॉल्व करना मुश्किल है। यहां से एक 10 की पावर यहां ले लो, 160 बन जाएगा, 10 की पावर 12 बन जाएगा। दोबारा देखो इसको, 160/91 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करना तो मुश्किल नहीं है, जो भी आएगा आपका आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। अब मैंने सारे यूनिट SI लिए हैं ना, तो SI में आंसर आएगा, देख लो। कूलम है, किलोग्राम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम है। न्यूटन SI यूनिट होते हैं फोर्स के, कूलम SI यूनिट होते हैं चार्ज के। समझ में आ गया, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था इसका। एक और क्वेश्चन देख लो SI, इस पे देख लेते हैं। E = F/Q।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन पर कूलम, Q की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 इज इक्वल्स टू F निकालना है। Q को ऊपर ले जाओगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, QE इज इक्वल्स टू F, तो QE यहां आ जाएगा, E मतलब Q कितना है, क्योंकि ये E होता है ना हमारा स्मॉल e, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं इसको, 1.6 10⁻⁻19। तो ये आपका जो भी आ गया 1. ये हो गया हमारे पास, पॉइंट हटा लो इसका, 10 कट गया, ये 32 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, टोटली फॉर्मूला बेस्ड हो गए। ठीक है, आगे इसके अंदर आती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है। जैसे यहां पे तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक फोर्स फील हो रहा है हमें, अगर मैंने आपको कोई रेंज की टर्म्स में निकालने को बोला कि इसका कितनी दूरी तक, जैसे मान लो मैंने बोला कि इसकी शेप स्फेरिकल होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है। तो ये जो इसका स्फीयर का आर होगा, मतलब इसका रेंज होगा, आर की वैल्यू, ये जैसे मान लो ये चार्ज है, ये इसका आर हो गया यहां तक, तो ये आर इसका पूरा गोल होगा, इस आर की वैल्यू बताओ। समझ में आ गया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ आर, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर? ओके, होता क्या है ये देखो, सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये Q है, इसके सामने Q0 है, इन दोनों के बीच में इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद फोर्स फील होगा, वो डिस्टेंस R मान लिया। ठीक है, इसका फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, Q0 कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। इन दोनों के बीच में ये कितना फोर्स फील करेगा, मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। देखो जो फोर्स ये फील करेगा वही ये करेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्स रहता है वो एक्शन एंड जो रिएक्शंस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ये प्रूव भी किया था कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर R का स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, 2 को 1 में पुट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, K Q0 बाय Q0, ये वाली वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी ना, इसको मैंने यहां पुट कर दिया, R का स्क्वायर, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, K Q बाय R का स्क्वायर। क्लियर है? R की टर्म्स के अंदर आ गया। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया इसी के अंदर, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पे K को समझ लो एक बार, K की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q बाय R का स्क्वायर, ये इसकी दूसरी फॉर्म बन गई। अब क्वेश्चन देखो, जो मैं आपको समझा रहा था कि इसका R कितना होगा, क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, वो कितनी दूर तक फैला हुआ होगा, ये इसका R हो गया, और इसका Q कितना है, Q की वैल्यू मान लो मैंने Q दे दिया उसका 2 माइक्रो कूलम, कुछ भी दे देते हैं 2 माइक्रो कूलम, R बताओ कितना होगा। तो E की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो है ना, एक माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की -6। 90% बच्चे क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं करते, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको क्या करना है, मीटर हो SI सिस्टम मीटर रखना है, सेंटीमीटर हो तो मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको SI यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अगर ऑप्शन की बात आ जाए, ऑप्शंस के अंदर आपको 4 सिलेक्टेड हैं, सब्जेक्टिव में तो चलो चल गया, आपने उसको पूरा कर दिया। अगर ऑप्शंस की बात आ जाए तो वहां पे तो आपको किसी एक पे टिक करना है ना, उस एक के लिए आपका आंसर मैच करना जरूरी है। अगर आपने कन्वर्जन नहीं करा सिस्टम्स के अंदर, SI सिस्टम में, आपका आंसर कैसे मैच करेगा? तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। 10 न्यूटन पर कूलम SI
इसको एसआई में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया। आर निकालना है, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर लिख दो। 1/4πε0 क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 में बताया था इसको मैंने, ठीक है। क्या होता है, इसको के बोलते हैं, फोर्स का लेक्चर था जो उसमें। तो 9 × 10⁹ होता है ना इसका वैल्यू, मल्टीप्लाई में 1/4πε0 का वैल्यू, जो ये के होता है ना, के 1/4πε0 का वैल्यू क्या बताया था, 9 × 10⁹। इसको ध्यान रखना, एयर के लिए हमारी इसकी वैल्यू 1 वो होती है 9 × 10⁹। अब इसको सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, इज इक्वल्स टू 2 × 9 × 18, 18 हो गई। 10 की पावर -6 और 9 कितना हो गया, 10 की पावर 3, डिवाइड बाय 10 नीचे ले आओ, 10 से 1 10 कटेगा, कितना बचेगा, 10 की पावर 2। तो आर का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 10 की पावर 2 1800। तो आर कितना हो गया, √1800 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसको चेंज कर लेना, 900 × 2 के अंदर 30√2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें क्या पता लगा, ये आपका √1800 30√2 इतना इसका आर होगा, इतने आर तक इसका फील्ड फैला हुआ होगा। तो मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को 30√2 के डिस्टेंस तक लेके आओगे ना, तो वो फोर्स फील करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये डिपेंड करता है पोलैरिटीज के ऊपर। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, ये आर निकालने का सवाल था। क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन सकते हैं, आपको यहाँ पे इस आर को पूछ लेगा, इस ई की वैल्यू को किसी और सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा, क्यू की वैल्यू को जैसे मैंने कन्वर्ट करके दे ही दिया। धीरे धीरे करके जो पीछे वाले टॉपिक्स है ना, वो ऐड होते जाएंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अब लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे पेंडुलम ले लेते हैं हम लोग। उस पेंडुलम के ऊपर आपने चार्ज पार्टिकल रख दिया। अब हम यहां पे ना 11th को ऐड करेंगे क्वेश्चंस के लिए। कॉन्सेप्ट है ये, मतलब मैं आपको वेरिएबल फॉर्म में कराऊंगा। वेरिएबल फॉर्म का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चंस जो टॉपिक की फॉर्म में क्वेश्चन कराऊंगा, वैल्यू कोई भी आ जाए, पुट करो, आंसर निकालो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी पेंडुलम दे दिया, पेंडुलम आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। ये पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है। ये इसका मास होता है m, इसको बॉब बोलते हैं, दिस इज नोन एज बॉब। इसको L बोलते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर चार्ज दे दिया Q, आपने दे दिया इसके ऊपर, और इसको क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मान लो यहां पे एक प्लेट लगा दी पॉजिटिव की, यहां पे क्या करा, नेगेटिव की प्लेट लगा दी, ठीक है। 2 प्लेट लगा दी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गया E, वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। पीछे वाला टॉपिक याद करो, अभी करवाया था 2 मिनट पहले। Q इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको फोर्स लगाएगा, Q × E के साथ फोर्स लगेगा, ये उधर जाएगा ना, उधर मूव करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये लगा इधर, क्या लगा, Q × E। अब जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा ना, ये उधर चला जाएगा, सरक जाएगा वहां पे, इसके साथ एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। अगले डायग्राम में बना देता हूं। ये फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि फोर्स लगने के बाद ये पेंडुलम ऐसा हो गया। पहले यहां था ना, यहां थीटा एंगल के साथ क्या हो गया, बेंड हो गया, उधर की तरफ चला गया। L रहा, ये M है, ठीक है। ये क्या लग रहा है, इसके ऊपर QE लग रहा है। समझ में आ गया, QE क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा इसका टाइम पीरियड कितना होगा। जब कोई भी फोर्स नहीं लगता तो टाइम पीरियड क्या होता है, L/G होता है। ये होता है ना क्लास 11th सिंपल पेंडुलम। क्लास 11th के अंदर जब आपको डायमेंशन फॉर्मूला करवाया गया होगा, तो उसके अंदर आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर। और जब आपने ऑसिलेशन एंड वेव किया था, वहां सिंपल पेंडुलम के अंदर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लो,
T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। L होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, G होता है ग्रेविटी। क्लियर है? अब उस क्वेश्चन को मैंने मिक्स कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। उसके लिए क्या करना होगा, एक चार्ज पार्टिकल को हमें इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मैंने यहां पे दे दिया, फिर मैंने क्या देखा, ये वहां बेंड हो जाता है। अब इसके टाइम पीरियड पे कितना फर्क पड़ेगा आपको ये कैलकुलेट करना है। मतलब नया टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। अब यहां देखो यार, नया टाइम पीरियड कितना होगा, लेंथ तो चेंज हो ही नहीं सकती, 2 पाई रूट L बाई क्या चेंज होगा, देखो यहां नीचे क्या एक्ट करेगा, इसका वेट mg, mg नीचे जाता है ना, हमारी ये ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड पे mg एक्ट करेगा। तो यहां पे अब mg कहां चला गया, यहां की बजाय ना mg यहां चला गया। ये देखो इधर mg, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है नीचे। अब कॉमन सेंस है, इस तरह की सिचुएशन आपने की हुई है, इधर फोर्स लगा, नीचे फोर्स लगा, ये जो L जैसा शेप बनता है इसमें क्या निकलता है, रिजल्टेंट। क्लियर है? दोबारा नोट कर लो, ये फोर्स लगा F1, ये फोर्स लगा F2, तो ये क्या हो जाता है, F रिजल्टेंट। सुपरपोजिशन में भी समझाया था, एक फोर्स उधर लगा एक इधर लगा, रिजल्टेंट निकला। तो इस रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहां पे मान लो mg इफेक्टिव हो गया, इफेक्टिव मतलब कोई रिजल्टेंट तो होगा ना, हमें वही तो कैलकुलेट करना है कि इसका g इफेक्टिव कितना होगा। देखो ग्रेविटी तो लगी रही थी ऐसे पेंडुलम के ऊपर, ये ग्रेविटी है, आपने क्या किया, इधर से फोर्स लगवा दिया। अब ग्रेविटी ऐसे और एक फोर्स ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे और ऐसे, ये बन गया L। अब इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, रिजल्टेंट। क्लियर हो गया? बस आपको ये रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको यहां पे पुट कर देना है। तो कहने का मतलब है आपको यहां पे G इफेक्टिव निकालना है। समझ में आ गया? केस को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, टॉप से बॉटम भी आ सकता है, बॉटम से टॉप भी आ सकता है। समझ में आ गया? ऊपर से नीचे, जैसे छत से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है नीचे, नीचे एयर आ रही है, तो वो एयर कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे कर दिया, प्लेट ऊपर लगा दी, नीचे लगा दी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये सारे केसेस हमें पढ़ने हैं। पहला केस हमारा क्या है, लेफ्ट से राइट का है। ये कौन सा है, लेफ्ट टू राइट। समझ में ना आ रहा हो तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देखना, ठीक है, कैसे मैंने किया, किस तरह से रिजल्टेंट बने। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, mg इफेक्टिव क्या होता था, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, यही तो होता था। तो QE, ठीक है, QE का स्क्वायर हो गया प्लस mg का स्क्वायर हो गया, इसको रूट में डाल देते हैं। समझ में आ गया ना? देखो एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, 90 का एंगल बना ना, cos 90 तो 0 हो जाएगा हमारा। तो पहले फोर्स का स्क्वायर, दूसरे फोर्स का स्क्वायर, फॉर्मूला देख लो, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, सारे का रूट कर दिया। क्लियर है? बस अब क्या करोगे, यहां से m कॉमन ले लो, हमें g चाहिए ना, g निकालना है, m को इससे डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, एक ही बात है। g इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चों, QE बाय m का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, जमा m से m कटेगा ना, g का स्क्वायर हो गया, रूट में आ गया। लो जी, इस वैल्यू को रूट में ना लिख के इसकी पावर 1/2 लिख लेना, क्योंकि रूट के अंदर रूट थोड़ा सा दिखने में भी अजीब लगता है, समझने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आपका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, T न्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाय G स्क्वायर प्लस, देखो G स्क्वायर हो गया ना, प्लस Q स्क्वायर E स्क्वायर बाय M स्क्वायर, सारे की पावर 1/2। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10, 100 ले लो इस बार, 100 इलेक्ट्रॉन या इसके ऊपर कोई भी चार्ज आपने रख दिया, 1.6 10⁻19 या 2 माइक्रोकूलम, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वैल्यू डाल दी, मास उस चार्ज पार्टिकल का डाल दिया, जी आपको पता ही है 9.8 या 10, अगर नहीं गिवन हो तो 9.8 ले लेना, अगर दे रखा हो 10 तो 10 ले लेना। समझ में आ गया? तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया।
टाइम पीरियड ऑफ द न्यू पेंडुलम। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, सोच के देखो एक बार, ये g की वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है ना, मतलब आपका जो ये वाला वैल्यू है ग्रेविटी का वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर ये बढ़ रहा है ना, इसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो ये टाइम पीरियड इसके ऊपर इंपैक्ट रहेगा। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ग्रेविटी। फर्क पड़ेगा ना, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों केस देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉब्लम कौन सी चल रही है? पेंडुलम की ही। ठीक है, यहां पे मैंने क्या करा, एक प्लेट लगा दी प्लस, पेंडुलम लटका दो यहां पे, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, इसका वेट कहां जा रहा है? नीचे। वेट तो नीचे जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके ऊपर चार्ज Q है तो फोर्स कहां लगेगा? डिपेंड करता है मैंने इस पे पार्टिकल कौन सा रखा है, प्लस का कि माइनस का। हम प्लस ही लेंगे, प्लस रखा, प्लस नीचे जाएगा, यही जा रहा है Q इंटू E। क्लियर हो गया? तो अब क्या करना है, टाइम पीरियड पहले कितना था? इतना था, अब कितना हो गया? 2 पाई रूट L बाय G इफेक्टिव। G इफेक्टिव कैलकुलेट करना है ना, देखो mg प्लस क्यू हो गया ना, नेट फोर्स क्या होगा? F नेट कितना होगा? F नेट कितना होगा? QE प्लस mg होगा ना, QE प्लस mg होगा, समझ में आ गया? तो F नेट में क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो व्हाट इज द G इफेक्टिव इज इक्वल्स टू G इफेक्टिव, m गायब हो जाएगा, G प्लस QE बाय m आ गया, G प्लस QE बाय m आ गया, m हटा दिया क्योंकि यहां m होगा, m से m कट जाएगा, mg इफेक्टिव होगा ना ये, G प्लस QE बाय m आ गया, पुट कर दो यहां पे, टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई रूट L बाय G प्लस QE बाय m। ये क्या आ गया आपका रिजल्ट? फर्क पता लगा? पिछले वाले में स्क्वायर और रूट क्यों आया था? क्योंकि ये टेढ़ा हो गया था, टेढ़े होने से क्या हो गया, इसके अंदर कंपोनेंट बने, कंपोनेंट में क्या होता है? स्क्वायर रूट रहता ही है, तो स्क्वायर रूट आया था। यहां पे क्या है? पेंडुलम एज इट इज ऐसे ही है, ये फोर्स लगा, ये वेट लगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करा दिया, इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी आ गई? G प्लस QE बाय m। अगला केस क्या ले लेंगे? नीचे प्लस कर देंगे, ऊपर माइनस कर देंगे, तो ये जो QE नीचे आ रहा है, QE ऊपर चला जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। समझ में आ गया ना इतना? तो QE इसके अंदर G माइनस QE बाय m हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? G माइनस QE बाय m। अगला केस भी देख लेते हैं, बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूलाज लिखते रहना, इनको बॉक्सेस में बंद करते रहना, हाइलाइटर यूज कर लेना, चाहे इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर बॉटम टू टॉप इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम पेंडुलम प्रॉब्लम ही चल रही है हमारी। ये mg नीचे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है ना, चार्ज रखा, क्या गया? Q इंटू E, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना,
mg माइनस क्यू ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास g इफेक्टिव g माइनस क्यू ई ओवर m, ये g इफेक्टिव हो गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, ये कौन सा है पुराना, जब कोई फील्ड नहीं होता, क्लास 11th का है ये। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि क्लास 11th में इतना ध्यान नहीं देते बच्चे इन टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो। नया क्या हो जाएगा टी न्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना होता है वो निकला हुआ है, पुट कर दो 2 पाई रूट एल बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम। ये हमारे पास क्या आ गया नया टाइम पीरियड। तो इन सबको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना कई बार क्वेश्चन निकल आते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर का, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, अब वो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इन सबको नोट करते रहना, एक ही रेजिस्टर बनाना मोटा सा, अच्छा हेल्दी रेजिस्टर लेके आना जिसमें सारी की सारी चीजें आप स्टोर करके रखो। ऐसा मत करना कभी किस रेजिस्टर में कर दिया कभी किस में कर दिया, बार बार मिक्स मत करना किसी भी सब्जेक्ट को साथ में। फिजिक्स का फिजिक्स ही रहने देना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री रहने देना, मैथ्स का मैथ या बायो बायो, उनको मिक्स मत करना। एक ही रेजिस्टर लगाना, सारे लेक्चर्स को तरीके से नोट करना, एंड में जाकर के जब आपका एग्जाम होगा तब ये नोट्स आपके ही लिखे हुए आपके काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब मैं थोड़ा सा क्लास 10th पे चलता हूं। मैं बार बार क्लास 10th का नाम क्यों लेता हूं, क्योंकि क्लास 10th आपकी 12th से रिलेटेड होती है, और क्लास 10th बोर्ड की क्लास थी जब आप लोगों ने थोड़ा सा इन चैप्टर्स को ध्यान से करा होगा। जो मैग्नेटिज्म वाला था, इलेक्ट्रिसिटी वाला था, तो मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर था उसमें आप सबने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट है, ये मान लो नॉर्थ है, ये मान लो साउथ है, नॉर्थ में से लाइंस निकलती है ना और साउथ के अंदर एंटर कर जाती हैं। ठीक है, एंटर कर जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर ये क्या करती हैं साउथ से नॉर्थ चलती हैं, ये सर्कल बनाती हैं ऐसे पूरा, दे फॉर्म द क्लोज लूप। ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, तो कुछ वैसी प्रॉपर्टीज हमें अब इसकी पढ़नी है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अब, चार्ज के बारे में। तो चार्ज के अंदर क्या रहता है हमारे पास, क्यू है ना, क्यू, दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस, these are the imaginary lines। ठीक है, these are the imaginary lines, and by drawing tangent we can calculate direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी, अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो उस लाइन के ऊपर ना टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी। अब ये टेंजेंट वर्ड आपने बड़ी बार सुना होगा। क्लास 9th के अंदर अगर हम बात करें, सर्कुलर मोशन का एक टॉपिक था, सर्कल बनाया, सर्कल के टेंजेंट आपने लाइन लगाई, वो डायरेक्शन देता आपको। सेम क्लास 11th के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन है, टेंजेंट कैलकुलेट कर लो, डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है, तो टेंजेंट एक वे होता है जिससे हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो टेंजेंट का फॉर्मूला भी होता है। अब आपको ध्यान होगा, आपने ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूं। ये ऐसे ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन बनाया था, ये बार बार मेरा बताने का मतलब ये है कि आपको 11th के कॉन्सेप्ट ध्यान रखने अच्छे से। ये एंगल थीटा हो गया। अब इसके अंदर आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक आर पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट। ये क्या देता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। ये रिजल्टेंट है ना, रिजल्ट,
जो ए और बी का टोटल स्टोर करके रखता है। जैसे आपके एग्जाम का रिजल्ट आता है, 5-6 पेपर दिए, एंड में जाकर के उसका परसेंटेज आ गया, तो वो एक परसेंटेज आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्लास मतलब जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं। सेम यहाँ पे ये 2 वेक्टर है, 2 सब्जेक्ट हैं, ये रिजल्टेंट क्या है, इनका रिजल्ट है, ऐड कराना है, उसका 2 बातों के अंदर एक्सप्लेनेशन रहेगा। एक रहेगा मैग्नीट्यूड, दूसरा रहेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा, ये ट्राइंगल पूरा ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक में इसका काम क्या है। अरे इस टॉपिक में मैंने एक लाइन लिखी है ना, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन। तो टेंजेंट वर्ड उसका एक्सप्लेनेशन, तो टेंजेंट क्या होता है, डायरेक्शन देने के काम आता है। ये टेंजेंट है। आगे जाकर के जब टॉपिक्स आएंगे तो उसमें हम लोग टेंजेंट ही यूज करेंगे, तो वहां पे आप यही करोगे, क्या, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, इसलिए मैंने ये समझाया। क्लियर है। दूसरा इसके अंदर क्या एक पॉइंट होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये दीज लाइंस emerge from positive and terminate वर्ड लिख रहा हूं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाएंगी। टर्मिनेट एट नेगेटिव, कहने का मतलब है मैंने अभी 2 मिनट पहले पीछे एक पॉजिटिव चार्ज में से लाइनें निकाली थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में करवाया था, इसी लेक्चर में ही पॉजिटिव से बाहर निकाली थी और नेगेटिव के अंदर। अब यहां देखो, इस लाइन को पढ़ो, दीज लाइन्स आर एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से निकल रही हैं, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, माइनस पे खत्म हो रही है। समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसका नेगेटिव कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ये पॉजिटिव से निकल रही है यहां से, ये कहां तक जाएंगी हमें नहीं पता, इंफिनिटी तक जाएंगी। इसको ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं और ये कर्व भी हो सकती हैं। समझ में आ गया। अगर स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती हैं। अगर स्ट्रेट लाइन, अगर इनके बीच का गैप, ध्यान से सुनना, इनके बीच का गैप अगर थ्रू आउट क्या है, सेम है, गैप क्या है, सेम है, तो कैसा फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं है कि कर्व में नहीं होगा, कर्व में भी हो सकता है ना। जैसे ये इंद्रधनुष होता है, ये ऐसे लाइंस आ रही हैं, 7 कलर का स्पेक्ट्रम रहता है, जो सब में सेम पैटर्न बनता है, वो सारा क्या होता है, यूनिफॉर्म रहता है। समझ में आ गया ना। तो यहां पे ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। अगर इनके बीच का गैप सेम है तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। याद रखोगे इस चीज को, एक जैसा है। अगर कहीं पे भी जाकर के ये लाइंस ऐसे हो जाती हैं, गैप डिफरेंट, मतलब गैप चेंज हो गया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इसको आप टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दोनों तरह के हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। कंडीशन क्या है, गैप सेम, जैसे हमारी जिस कॉपी में आप लिख रहे होगे उसमें लाइंस लगी है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइंस है, वो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है ना, तो वो कैसा हो गया, हमारे पास सेम गैप वाला, यूनिफॉर्म हो गया। और कहीं पे क्या होगा, कहीं जगह क्या होता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, लाइंस ऐसे क्लैश कर जाती है, मतलब चौड़ी फिर टाइट, नैरो हो जाती है, तो वहां पे क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, आगे इसके अंदर क्या आएगा, these lines can never intersect each other, these lines can never intersect each other। प्रॉपर्टीज आ गई इसकी, प्रॉपर्टीज, these lines can never intersect each other। क्यों नहीं कर सकती, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये कॉमन पॉइंट आ गया, इसको पी पॉइंट मान लो। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना। अब ये कट कर दी, ये ऐसे लाइन मारो, इसके ऊपर एक लाइन मारने का मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना, ये टेंजेंट हो गया और ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन,
मतलब एक बंदा है, ये ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक पॉइंट दो जगह नहीं जा सकता ना, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो सिंगल पॉइंट की क्या होती? दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। क्लियर? अ सिंगल पॉइंट कैन नॉट मूव इन टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। समझ में आ गया ना? दैट्स व्हाई दीज टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी याद रखना। दूसरा ये टेंजेंट जो शुरू में लिखवाया था, ये भी प्रॉपर्टी ही है इसकी। तो उसमें क्या लिखोगे आप? बाय ड्रॉइंग टेंजेंट वी कैन कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। These lines do not form the continuous loop. These lines या closed loop. These lines do not form closed loops. क्यों नहीं बनाती? अगर प्लस में से निकली है, माइनस के अंदर एंटर कर रही है। एंटर करने का मतलब क्या होता है? माइनस में टर्मिनेट हो जाना। अब माइनस का जो चार्ज होता है उसमें से लाइंस ऐसे नहीं हो सकती, हमेशा होगी उसके अंदर एंटर। तो इसलिए ये वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएगी तो क्या नहीं बनेगा? सर्कल नहीं बनेगा। सो दैट्स व्हाई दीज लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। इसका मतलब एक और चीज भी होती है। वो चीज क्या है कि इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं ये सेपरेटली, मतलब ये सोलो या मोनो एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट करते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है? चार्ज जो होता है, चार्ज कैन एग्जिस्ट इन मोनो सिचुएशन, और अ सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट इजी वर्ड्स के अंदर। अ सिंगल चार्ज मैग्नेट में तो नहीं होता ना, जैसे मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, इसको तोड़ा, फिर छोटा मैग्नेट हो गया, नॉर्थ साउथ बन गया, इसमें रीजनरेशन होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? इसलिए इसके अंदर क्लोज लूप नहीं बनता। ओके, दूसरा इसके अंदर पॉजिटिव जो होता है हमारे पास, पॉजिटिव ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है? ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिपल्शन कर रहे हैं ना, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस कैन एक्सर्ट द लेटरल प्रेशर और दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो। ठीक है? दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। अगला प्लस ले लो, माइनस ले लो, ये इसके अंदर एंटर कर जाएगी ना। अब इसको थोड़ा सा बना दो, इसको भी बना दो, तो ये एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब अट्रैक्ट करेगी। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है? तो ये ग्राफ भी आ जाते हैं, बना के दिखाओ पॉजिटिव और नेगेटिव का, कि पॉजिटिव और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ बना के दिखाओ। ये बना दिया ग्राफ। तो काफी सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर। ठीक है? बहुत कुछ होता है, धीरे धीरे वन बाय वन हम समझते जाएंगे हर एक चीज को। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर ही। हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है? एक चार्ज है, इसको पूछते कैसे हैं? हमारे पास एक चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू है Q2 के बराबर। ठीक है? दोनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर हैं और वो मोर देन 0 है। आपको क्या करना है? ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 लेस देन 0। ठीक है? Q1 इज इक्वल्स टू Q2 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। इनका क्या करना है? डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। कैसे बनेगा? Q1 और Q2 दोनों बराबर है ना, तो Q ले लो, ये Q ले लो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव स्टेट में है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे।
अभी 2 मिनट पहले जो बनाया था मैंने वही सेम वैसा, बस पूछने का तरीका बदल गया। इस तरह से दे दिया, आपको बोला बना के दिखा, बना दो इसको। फिर लेस देन 0 माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या हो गया, माइनस का साइन बना दो, एरो का ध्यान रखना बस, सिर्फ एरो का, इसमें एरो अंदर बनाने हैं। ये इसका आंसर आ गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? ओके, अब इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, पेंडुलम प्रॉब्लम का एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं हमारे से। हमारे पास एक पेंडुलम दे दिया, उस पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखवा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से वो एक जगह से कुछ दूरी पे चला जाता है। क्वेश्चन देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है? आपने क्या करा, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। यहां पे एक पेंडुलम था, पहले ऐसे लटका हो, यहां पे इसके पास था, ये मान लो यहां था, ये पेंडुलम था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी लाइन है जो इसके एक्सिस से पास हो रही है, वर्टिकल एक्सिस से। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये पेंडुलम यहां चला गया, यहां से इसकी दूरी है थी d, ये दूरी इसकी क्या थी, d। समझ में आ गया? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर चार्ज कितना था, Q था। समझ में आ गया? Q चार्ज था, D डिस्टेंस से दूरी हो गया, इसका मास है m और इसने एंगल बनाया यहां पे थीटा। क्लियर हो गया? अब ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ है L। आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है वैसे तो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो कितना दिया, E, उसकी वैल्यू निकालो। समझ में आ गया इतना? प्रूव करने का क्वेश्चन भी हो सकता है, वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है? और एक मैंने आपको सिंपल पूछ लिया इससे कि E की वैल्यू बताओ आपने कितनी दी, जिसकी वजह से ये इससे D डिस्टेंस दूरी पे चला गया। क्लियर हो गया? अब इसको करने का तरीका क्या है, आंसर देखिए। जब ये इधर जाएगा, अब ये यहां पे रुका हुआ है, ये वापस नहीं आ सकता, ये D डिस्टेंस इसने मेंटेन करा हुआ है। क्यों मेंटेन करा हुआ है? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया इतना? अब इसके ऊपर जब ये यहां पे ऐसे अटका हुआ है ना, ये अटका हुआ है, इसका मतलब यहां पे कोई फोर्स लग रहा होगा तभी अटका हुआ है। अगर ये फोर्स हटा लोगे तो वापस आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो हमें इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है? दोबारा देखो, इसको दोबारा बना देते हैं। ये इधर चला गया, ये थीटा हो गया। अब देखो, यहां से इसका मास m है, ये नीचे की तरफ mg तो हमेशा कहां एक्ट करेगा, ग्राउंड पे 90 डिग्री के एंगल से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाता है ना, परपेंडिकुलर होता है। अब यहां लग रहा है टेंशन, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में टेंशन आ गया। अब ये टेंशन है, यहां क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, Q इंटू E लग रहा है। फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय Q, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E, ठीक है? स्टार्टिंग में इसी लेक्चर में करवाया था। थीटा, ये टेंशन हो गया। अब ये थीटा है, ये mg नीचे जा रहा है ना, mg को बैलेंस कौन करेगा, ये वाली लाइन इसको बैलेंस करेगी ना, क्योंकि रुका हुआ ना, सस्पेंडेड है यहाँ पे। तो ये क्या है, थीटा हो गया, ये थीटा, ये z वाले एंगल हो गए, देखो ये z वाले, ये टेंशन है तो क्या हो जाएगा, t cos थीटा। अब ये इधर आना चाहता है, क्यों आना चाहता है, क्योंकि टेंशन का कंपोनेंट इसको यहां लाना चाहता है, t sin थीटा। बट ये सिचुएशन क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। समझ में आ गया? क्या है ये, सस्पेंडेड एक जगह पे। तो ये प्लस का जो निशान दिख रहा है आपको, ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते होंगे। तो ये प्लस के निशान को दोबारा बना लो, Q इंटू E, T cos थीटा, T sin थीटा, mg। तो T cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg के बराबर आ गई। T sin थीटा किसके बराबर आ गया, QE के बराबर आ गया। आपको निकालना क्या है, E निकालना है ना, E। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है? इन दोनों को डिवाइड कर दो।
क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 1 तो क्या बन जाएगा, t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इज इक्वल्स टू QE बाय mg। ये होगा ना, QE ऊपर mg नीचे, t से t कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस क्या होता है, tan थीटा QE बाय mg। निकालना क्या है आपको, E कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू कितनी आ गई, mg tan थीटा डिवाइड बाय q आ गया। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अगर क्वेश्चन में थीटा दिया हो तो इसको बना देना, अगर थीटा नहीं दिया हुआ आपको, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, d दे रखा है, q दे रखा है, m दे रखा है, सिर्फ इस टर्म्स में निकालना है। तो tan थीटा को सॉल्व कर लो, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहां से ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में ये d है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये इसका स्क्वायर जो होता है वो इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो इसमें से इसको घटा दूंगा, l का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लोगे इसको, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसको क्या करोगे, इसको निकालने के लिए इसको यहां ले जाओगे, माइनस हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर मतलब d mg बाई q, d डिवाइड बाई बेस कितना है, l का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, l का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर रूट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पेंडुलम है, उस पे चार्ज दे दिया, ठीक है, q, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दी, एक वर्टिकल लाइन से ये d डिस्टेंस दूर हो जाता है, l लेंथ है इसकी, एंगल भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आपने सब एज्यूम करा, तो आपको जो पैरामीटर्स इसने दिए थे Q, M, L, D, आपका आंसर ये आ जाएगा। एंगल दिया हो तो यहां तक छोड़ देना सॉल्व करके, फर्दर सॉल्व करना हो तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, पाइथागोरस को यूज कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में डालोगे, जैसे ही मैं उसको देखूंगा आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। Thank you so much.